हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं निकेत जायसवाल स्वागत करता हूं आपका इंजीनियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, व्यापम में 400 पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है। इस समय आप सभी सिविल इंजीनियर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंफ्यूजन इस पोस्ट को लेकर आ रहे होंगे। हमें भी लगातार आप लोगों के कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोग के जो कॉमन डाउट है, कॉमन कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सिविल इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर जंक्शन एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा है। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर, संकल्प तिवारी सर और पंकज जैन सर। सर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंजीनियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन अभी जो सारे सिविल इंजीनियर्स के मन में चल रहा है कि ये जो वैकेंसी कब आएगी। जैसा कि सर जनवरी में सुनने को था कि जनवरी में आने वाला है, फिर अभी फरवरी खत्म होने को है। तो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमें भी लगातार सर मैसेज और कॉल आते रहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। तो पंकज जैन सर, इसके बारे में बताइए कि लेट होने का कारण क्या है। देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले ये किसने कहा कि जनवरी में वैकेंसी आने वाली है या फरवरी में वैकेंसी आने वाली है। बच्चे जो होते हैं ये थोड़े से अधीर होते हैं और इस उम्र में ऐसा हो जाता है कि इम्पेशेंस के कारण या अधीरता के कारण ये बोलने लग जाते हैं कि जनवरी में वैकेंसी आने वाली थी या फरवरी में आने वाली थी या अब कब आएगी। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हो सकता है ये न्यूज़पेपर से सुना होगा, अभी भी किसी ऑथेंटिक जो सोर्स है उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि जनवरी में कोई एग्जाम आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की कोई भी जो वैकेंसी आती है वो इतनी लाइटली नहीं होती जैसा कि वो प्राइवेट वैकेंसी होती है। सबसे पहले विभाग जो है वो सरकार को अपनी डिमांड भेजता है, उसके बाद फाइनेंस से स्वीकृति होती है। फाइनेंस से जब वो पोस्ट पास हो जाएगा और अपने अकाउंट्स को देख के या सरकार पे कितना वित्तीय बोझ आने वाला है या आने वाला टाइम में कितना सरकार पे लोड पड़ेगा, उसके बाद वो वैकेंसी व्यापम को भेजी जाती है। व्यापम को वैकेंसी जब आ जाएगी, व्यापम को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब व्यापम के पास सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, व्यापम के पास और भी बहुत सारे एग्जाम है। अब उन एग्जाम्स में किसके लिए कौन कौन सा डेट रिजर्व किया गया है, बीच में फिर अभी ये थर्ड वेव कोविड की आ गई थी, तो इसका मतलब पहला रीजन ये भी हो सकता है कि व्यापम में डेट ना मिल पा रही हो। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि सिविल इंजीनियर्स की जो ये वैकेंसी है वो कांस्टेंट वैकेंसी नहीं थी और कंटिन्यूस वैकेंसी नहीं थी। बोलने का मतलब ये कि हर साल सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी जेई की या एई की आएगी, ऐसा बिल्कुल भी तय नहीं था। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साथ में थे तो 1984, 85 और 86 का जो टाइमिंग थी उसमें ज्यादा वैकेंसीज आई थी। उसके बाद 90s के आसपास, उसके बाद सन 2000 के आसपास, उसके बाद सन 2010 के आसपास वैकेंसी आई थी। बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी की वैकेंसी निकलती है और कोई एज एन एई और जेई ज्वाइन करता है तो कम से कम वो 30, 35, 32, 28 की उम्र में करता है और लगभग 30 साल वो सरकार में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब ये रिटायरमेंट का जो एरर था ये 2020 से लेकर 2022 तक का था। उसके बाद जैसा हम जानते भी हैं कि रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में हर महीने ना सिर्फ जूनियर इंजीनियर बल्कि असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, ग्रेड 2, चाहे प्यून से लेके अधिकारी रैंक तक के जो ऑफिसर्स हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं। और जहां तक सिविल इंजीनियर्स की बात है, लगभग हर डिपार्टमेंट जो है हमारा खाली होता जा रहा है ना। कारण उसका क्या है कि जो लोग ज्वाइन किए वो अब रिटायर होते जा रहे हैं। दूसरा, अभी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनफोर्स करने के लिए एक सरकार कोशिश कर रही है और जो कई सारे डिपार्टमेंट है हमारे जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा पीएचई डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, आरईएस हो गया, कंजर्वेशन बोर्ड हो गया, पर्यावरण मंडल हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया, लगभग सब में सिविल इंजीनियर्स की नीड है। तो ये जो 400 पोस्ट की आप बात कर रहे हैं ये तो खैर इरिगेशन के पोस्ट की बात की गई थी। इसके अलावा पीएचई में जल जीवन मिशन आया हुआ है ना, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। इसमें भी काम करने के लिए उनको इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आरईएस में भी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड में भी रिक्वायरमेंट है। पीडब्ल्यूडी में भी सड़कें वगैरह बन रही है, पीएमजीएसवाई हो गया या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सब में सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है उन सबको मर्ज करके कोई एग्जाम कंडक्ट कराने का, या ऐसा भी हो सकता है कि स्वीकृति लेने में या फाइनेंस से पास होने में या डेट न मिलने का एक कारण हो सकता है। तो फिर हम स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम वो भी वेट करें, अधीर ना हो। अगर कल वैकेंसी आ जाती है, परसों एग्जाम हो जाता है, तो क्या आप इतने प्रिपेयर हैं कि आप एग्जाम दे पाए? तो इंजीनियर, जैसा कि सर ने आप लोगों को समझाया कि वैकेंसी ना आने का कारण ये भी हो कि और दूसरे डिपार्टमेंट्स इसमें ऐड होने वाले हो, और नहीं भी अगर ऐड हो तो आप अपनी पढ़ाई को दुरुस्त रखिए। कभी भी अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाए तो आप अपने आप को तैयार रखिए। तो सर, दूसरा क्वेश्चन जो अभी इंजीनियर्स के मन में चल रहा है सिलेबस को लेकर
क्या आप जो पुराना सिलेबस था वही हम पढ़ लें? हमें भी सर बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आते रहते हैं कि सर सिलेबस क्या चेंज होने वाला है, क्या कोई इरिगेशन के लिए इरिगेशन वाला का वेटेज ज्यादा रहेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स आने वाला है। तो इसमें बच्चों को लेकर बहुत संशय है, तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि सिलेबस क्या होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, कि संयुक्त भर्ती अगर आ जाए तो उसके लिए अलग एग्जाम होगा कि पुराना एग्जाम रहेगा, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, सिलेबस के बारे में बच्चों को। जहाँ तक एई के एग्जाम की बात है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू, पीएससी के थ्रू जो एई की वैकेंसी आती है उसमें आप थोड़ा सा सर्टेन हो सकते हैं। उसमें आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई 150 क्वेश्चन टेक्निकल के आने हैं, और लगभग ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो हमारे 10 सब्जेक्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, तो लगभग 15 का एक रेशियो आता है। 15 का रेशियो आता है, वो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, किसी में 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में 17 क्वेश्चन हो सकता है, किसी में 16 क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन एक एग्जाम में आप ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आप ये प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम हुए हैं जूनियर इंजीनियर के या सब इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता था, इरिगेशन नहीं आता था, रेलवे कभी आया नहीं, और कभी बहुत रेयर 1 या 2 क्वेश्चन उसमें पूछे गए। इस बार सुनने में जरूर आया है, हालांकि ये सुनी सुनाई बात है, गलत भी हो सकती है। ये सब चिंता का विषय है बच्चों में कि पहले नहीं आता था, अब आएगा कि नहीं आएगा सर? नहीं, फिर भी देखो सिलेबस तो सेम है, चाहे आप गेट का एग्जाम दें या गवर्नमेंट का एग्जाम दें, सिलेबस सबका सेम होता है। सिर्फ वो पूछने का तरीका और तैयारी करने का तरीका, एग्जाम के पैटर्न का तरीका थोड़ा सा अलग है। सिलेबस तो सब में सेम ही है ना, तो उनको उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन पहले जरूर नहीं आते थे, इस बार सुनने में आया है कि व्यापम को कोई नोटशीट गई है कि भाई सिलेबस में चेंज होने वाला है, और किसी ने ये बोला कि कोई कमेटी बनी है। ये बातें सच भी हो सकती है या सुनी सुनाई बातें भी हो सकती है, जैसे दुनिया भर में कई सुनी सुनाई बातें हमारी चलते रहती है। फिर भी हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि चूंकि ये इरिगेशन का पोस्ट है, इसके अलावा पीएचई से जुड़ा हुआ मामला भी है ना, इसके अलावा दूसरे विभाग जो है इनमें फ्लूइड मैकेनिक्स आज की डेट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा इरिगेशन को भी ऐड तो होना चाहिए। आप बेसिकली मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि हाँ इनको ऐड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऐसे सर्टेन नहीं कह सकते कि ऐड होगा या नहीं होगा। फिर भी बच्चे जो है वो अलर्ट रहें। अगर आपको 10 सब्जेक्ट की तैयारी हो भी गई है, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स और आपको इरिगेशन से दिक्कत है या रेलवे से दिक्कत है, आप पढ़ के रख लीजिए ना। 2 महीने बाद तो आपका एसीएस का एग्जाम हो जाएगा या एई का एग्जाम आ जाएगा, उसमें आपका काम आ जाएगा। लेकिन किसी के साथ माँ और मौसी के जैसा व्यवहार ना करें, सारे सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल अपनापन के जैसा व्यवहार करें। तो उनको मेरी यही सलाह है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ें, इरिगेशन भी के भी टच में रहें, और हो सके तो ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो है उसकी तैयारी काफी अच्छे से कर लें, जो कि सिविल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना कि सिलेबस पे आप चिंता मत कीजिए। सिलेबस जैसे 2-3 सब्जेक्ट्स का ही होगा कि जो ऐड हो या ना हो। तो जैसे कि पंकज सर ने आपको समझाया कि अब बाकी के सब्जेक्ट्स पे अपना ध्यान दीजिए। अगर आपके पास समय है तो उसको भी टच कर लीजिए। अदरवाइज जब नोटिफिकेशन आएगा तो भी आपके पास 30 दिन का सर समय होगा, तो उस 2-3 सब्जेक्ट में आप कमांड अपनी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंजीनियर्स हमसे पूछते हैं पैटर्न को लेकर सर, तो जैसे कि जो पहले पास आउट हो चुके हैं 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो एग्जाम जेई का दिलाए हैं, उनको सर पैटर्न के बारे में तो बहुत अच्छे से मालूम है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नेगेटिव मार्क्स होते हैं, कितने आवर का पेपर होता है। लेकिन जो अभी फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, जो अभी पास आउट हुए, रिसेंटली पास आउट हुए, उनको पेपर के बारे में मालूम ही नहीं कि पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आवर होते हैं। शंकर सर, थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो सर, जैसा आपका क्वेश्चन था कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पैटर्न क्या होगा, तो यहां पे सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं, और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। और निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे 0.25 निगेटिव मार्क्स रहता है। और यहाँ पे जो 150 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली टेक्निकल है, यहाँ पे नॉन टेक वगैरह नहीं रहेगा। तो इंजीनियर्स, आप सभी को पैटर्न के बारे में जैसे सर ने समझा दिया है कि 150 क्वेश्चन, 1 मार्क्स, और निगेटिव मार्क्स 1/4। सो अगला क्वेश्चन संकल्प सर आपके लिए ही है कि इंजीनियर्स के मन में ये सवाल है कि जो जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सब्जेक्ट का वेटेज क्या है? क्या कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसे छोड़ा जा सकता है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट है क्या जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते? तो सर इसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बता दीजिए, सब्जेक्ट का वेटेज क्या होगा इस एग्जाम के लिए? सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूं वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं। मतलब जो भी हाल ही में एग्जाम हुई थी, जैसे कि 2018 में नगर निगम का जेई का एक पेपर हुआ था, उसके बाद 2019 में पीडब्ल्यूडी का हुआ था, और देखें तो 2015 में भी पीडब्ल्यूडी का हुआ था। तो उसके एनालिसिस के हिसाब से देखें तो कुछ डिप्लोमा बेस्ड सब्जेक्ट में ज्यादा वेटेज रहा है, जो कि कुछ सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं। जैसे कि पहला हम देखें आरसीसी और स्टील। आप जैसे पंकज सर बता रहे थे कि 150 टेक्निकल क्वेश्चन का अगर एक रेशियो देखें तो रेशियो 15 क्वेश्चन का बनता है, तो वैसे ही आरसीसी में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए, स्टील में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए। और जेई का फेवरेट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल,
एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इनमें भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एस्टिमेशन में भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीपीएम पर्ट हुआ, इसमें भी अच्छे वेटेज के क्वेश्चन थे। और एक और सब्जेक्ट है, मतलब सीपीएम पर्ट के साथ रहता है, वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। उसमें भी जो नगर निगम का जो पेपर हुआ तो उसमें 10 क्वेश्चन लगभग उससे पूछे गए थे। ये हुए आपके। और जियोटेक में हम देखें तो सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर हम नगर निगम के एग्जाम में देखें तो वहां पे 20 क्वेश्चन जो थे आपके सॉइल मैकेनिक्स और कुछ क्वेश्चन फाउंडेशन इंजीनियरिंग के भी थे, एक दो, तो उसका था। और पीडब्ल्यूडी में उसमें 10 क्वेश्चन थे। तो मतलब आप ये मान लो कि जो सॉइल मैकेनिक्स है या जियोटेक है उससे 10 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। फिर आप बात करें स्ट्रक्चर की या मॉस की, तो दोनों को कंबाइंड करें, खासकर उसमें भी स्ट्रक्चर के बहुत क्वेश्चंस हैं, तो उसका भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 20 से ज्यादा भी, मतलब 20 से ज्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीजें देखें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे में भी 15 क्वेश्चन देखे गए हैं। इन्वायरमेंट में भी 10 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये पूरा एक प्रकार से आप देख सकते हैं। और पंकज सर जैसे ही बोल रहे थे कि क्योंकि इरिगेशन की वैकेंसी है तो उसमें कुछ सब्जेक्ट हो सकता है, इरिगेशन और ओसीएफ एफएम भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं जो भी एनालिसिस बता रहा हूं ये आपको ये ओल्ड के हिसाब से बता रहा हूं। तो इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहे तो पंकज सर ऐड कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल संकल्प सर का कहना बिल्कुल सही है कि जियोटेक हो गया, क्वांटिटी सर्विंग हो गई, सीपीएम हो गया, पर्ट हो गया, या कॉस्ट एंड एस्टिमेशन हो गया, है ना, यहाँ से वेटेज ज़्यादा होता है सब्जेक्ट का। स्ट्रक्चर एनालिसिस जैसे डिप्लोमा वाले नहीं पढ़ते हैं, है ना। बाकी राज्यों में क्या होता है कि डिप्लोमा का जो एग्जाम है, जैसे एमपी में होता है या दूसरे राज्यों में होता है कि जो जेई का एग्जाम है वो सिर्फ डिप्लोमा वाले दे सकते हैं, तो वो उनके पैटर्न पे ही बेस्ड रहता है, उन्होंने जो पढ़ाई करी है। यहाँ पे जो जेई का एग्जाम है वो डिप्लोमा वाले भी दे सकते हैं, डिग्री वाले भी दे सकते हैं, पहली बात ही। दूसरी बात ये, जैसा वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, डिप्लोमा में स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वो डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कई एग्जाम हमारे ऐसे भी हुए हैं वो ये मान के चलते थे कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आएगा या 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, है ना। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि क्वेश्चन आया भी नहीं है, लेकिन एक एग्जाम बीच में ऐसा हुआ जिसमें स्ट्रक्चर से 20 क्वेश्चन आ गए, तो डिप्लोमा वाले एकदम लगभग उसमें एलिमिनेशन की कगार पे पहुंच गए और मैक्सिमम सिलेक्शन डिग्री वालों का हो गया। तो एग्जाम जो होता है वो कई बार वो गैम्बलिंग भी हो जाती है। कई बार आप जिनसे उम्मीद लगा के चले जाएं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है और सिर्फ मैं ये 7 सब्जेक्ट चला जाऊंगा। आप टॉपर के अगर मार्क्स दिखेंगे, आउट ऑफ 150 मान लेते हैं 100 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होना है या 110 नंबर में होना है। कई लोग ऐसा करते हैं, हर सब्जेक्ट हर किसी का स्ट्रांग नहीं होता है, तो कुछ स्टूडेंट ये सोच के चले जाते हैं कि भाई ये 2 सब्जेक्ट में से जमता नहीं है, ये स्टील में से जमता नहीं है, स्ट्रक्चर में से जमता नहीं है, कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, 2-4 तुक्के तो मैं लगा ही लूंगा, ठीक है, 15 यहाँ से छोड़ दो, बचे हुए 135 है उसमें से मैं 100 ले आऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कई बार ये गैम्बलिंग या ये जो सोच है ना, ये कहीं पे उनको भारी भी पड़ जाती है। तो सबसे पहले तो वो ये सोचें कि कोई भी सब्जेक्ट को एलिमिनेट ना करें, है ना, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इनका ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ना भी चाहें या एकदम आपका बस चलता ही नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर लें, आपको ब्रह्मा जी भी नहीं पढ़ा सकते, तो कम से कम आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके चले जाएं और एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले जाएं। जैसे किसी को सर्वे समझ में नहीं आता, ठीक है, तो कम से कम आप बियरिंग जो है अपना कंपास सर्विंग है उसको पढ़े चले जाएं, थोड़ा लाइट पढ़ लें, है ना। इसके अलावा आप थोड़ा सी लेवलिंग पढ़ के चले जाएं, तो ठीक है 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-4 क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। मॉस किसी को तकलीफ है मॉस से, तो वो कम से कम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है या प्रॉपर्टी है या एसएफडी बीएमडी है और बेंडिंग स्ट्रेस का टॉपिक है, कम से कम इतना पढ़ के चले जाए कि कम से कम 10 में से 5-6 क्वेश्चन उसके टच हो जाए। ये उनकी बात कर रहे हैं जिनका एकदम ज्यादा बस नहीं चलता, जो एकदम वो सब्जेक्ट को छोड़ के जाना चाहते हैं। बाकी मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि आप हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट टच करके जाएं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं भी जाना है, आप एटलीस्ट टच करके जाएं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। तो सिविल इंजीनियर्स, जैसे कि आप हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो संकल्प सर और पंकज सर ने बहुत अच्छे तरीके आपको समझाया। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है संकल्प सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया कि किस में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, और पंकज सर ने यह भी समझा दिया आपको कि अगर आप 10 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं, 2 सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी ये हो जाए कि वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो आपको सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, और जैसे पंकज सर ने बताया कि कोई सब्जेक्ट आपको नहीं बन रहा है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो कम से कम आप देख के चले जाएं। सो अगला क्वेश्चन जो सिविल इंजीनियर्स के मन में ये है सर कि इस जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे या न्यूमेरिकल गेट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे आएंगे, या फिर एसईएस में जैसे सर क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल भी, फॉर्मूला बेस्ड भी, थियोरेटिकल। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को कि कैसे क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि सर आपने पूछा कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जेईई या गवर्नमेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, क्या उनकी तुलना गेट से की जा सकती है? सिलेबस दोनों का सेम है, टेक्निकल सिलेबस दोनों का सेम है, चाहे आप गेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें या एटलीस्ट आप ईएस की बात करें, लेकिन एग्जाम का पैटर्न दोनों में एकदम ज्यादा विपरीत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो गेट का एग्जाम होता है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जिंदगी में किसी नहीं देखे होंगे। अगर वो 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करके भी जाएगा तो कई क्वेश्चन उसको गेट में ऐसे मिलेंगे जो उसने कभी नहीं देखे होंगे, ना उसकी फैकल्टी ने देखे होंगे। लेकिन आप गवर्नमेंट में जब जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी बुक में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट से आया है या प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के एग्जाम से आया, किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम से आया, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का रिपीटेशन जो है वो हमको गवर्नमेंट एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है। पहली बात ये। दूसरी बात या तीसरी बात जो है वो ये कि गेट जो है उसमें कैलकुलेटर अलाउड है, कैलसी अलाउड है। इसका मतलब उसमें डीप न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उसमें समय भी ज्यादा है और डीप न्यूमेरिकल पूछ सकता है। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, ऊपर से इसमें सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन कई लोगों से ये गलती हुई है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे ये गलती हुई है कि वो क्या करते थे कि चूंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, वो पूरा न्यूमेरिकल छोड़ के चले जाते थे। लेकिन एग्जाम लेने वाला इतना बेवकूफ है नहीं, है ना। वो करते क्या है, जैसे आपके पास कोई फॉर्मूला है, सपोज मैनिंग्स फॉर्मूला है आपके पास डिस्चार्ज निकालने का कि Q = 1/n r⁴ मल्टीप्लाइड बाय s⁴ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन वो यहाँ पे जरूर पूछेगा आपसे कि अगर मैं मैनिंग्स कांस्टेंट कम कर दूं तो डिस्चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डिस्चार्ज कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिस्चार्ज बढ़ेगा फिर कम होगा, ऑप्शन नंबर डी डिस्चार्ज पहले कम होगा या उसके बाद बढ़ने वाला है। तो न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूले हैं उनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई अच्छा पेपर अगर सेटर है तो वो बना सकता है। पहली बात ये है ना। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जो गेट का एग्जाम है, ठीक है, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उसमें अच्छा होता है। गवर्नमेंट का एग्जाम है, क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन गेट के एग्जाम में अगर आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करके चले गए, सिलेक्टेड टॉपिक करके चले गए, उसमें आपको हो सकता है कि सफलता हाथ लग जाए। गवर्नमेंट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सारे टॉपिक कवर करने की जरूरत है। अगर आप सारे टॉपिक्स को छू के भी चले जाएंगे, है ना, आई रिपीट कि अगर आप टॉपिक को छू के भी चले जाएंगे, बोलने का मतलब ये कि आप सिर्फ एक ओवरव्यू लेके चले जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपको या जो टॉपिक जैसे मान के चलते हैं आज तक कभी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं है, आप उनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे कि भाई ये गेट में नहीं आता। अगर गेट और गवर्नमेंट सेम एग्जाम होते तो जितने टॉपर हैं, पिछले आप 10-20 एग्जाम को देखेंगे, जितने टॉपर हैं या जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो गेट में भी टॉपर रहे होंगे। बोलने का मतलब है कि दोनों का जो तरीका है वो अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि गेट में जो टॉपर रहा हो वो इसमें क्वालिफाई भी न कर पाए, और इसमें जो टॉपर हो सकता है वो गेट टच न कर पाए, है ना। तो ये पैटर्न दोनों का अलग है, भले ही सिलेबस सेम है, तैयारी इनको स्मार्टनेस के साथ करने की जरूरत है, तभी इनका सिलेक्शन हो पाएगा, या तभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट में दिखेंगे। अगर वो गेट या ईएस के चक्कर में रहेंगे कि भाई सेम पैटर्न है, गेट की तैयारी की थी हमने, और वो सीधा मुंह उठा के चले जाएंगे, तो हो सकता है कि वहां पे उनका सिलेक्शन ना हो। यहाँ देखा जाए कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत है, जैसे कि डेटाबेस मतलब आप आरसीसी स्टील के कोडल प्रोविजन के क्वेश्चन इससे आएंगे, और न्यूमेरिकल आप देखें तो सर्वे हुआ या हाईवे हुआ, हाईवे क्योंकि मैं इंक्लूड नहीं कर पाया उस टाइम की, हाईवे भी अच्छा वेटेज सब्जेक्ट है, उसमें भी 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके भी कुछ ज्योमेट्री डिजाइन की न्यूमेरिकल वो दे देता है, तो इस टाइप से वो करता है। एस्टिमेशन भी न्यूमेरिकल दे देता है, स्ट्रक्चर में कुछ छोटे से आपको रिएक्शन निकालने दे देगा, बोल देगा, तो इस प्रकार के आपको चीजें दिख सकती है। एनवायरनमेंट में कई बार हल्के छोटे न्यूमेरिकल दे सकता है आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप से, तो इस टाइप से। और मगर डेटा बेस बहुत है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन ये सब डेटा वाली चीजें, कोडल प्रोविजन वाला जो आरसीसी स्टील में बताया कोडल प्रोविजन है, तो इसके क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने मिलेंगे। ठीक, साथ ही साथ आप ये भी समझें कि जो जूनियर इंजीनियर है सबसे बॉटम की कड़ी है, या वो नींव है किसी भी विभाग की। जूनियर इंजीनियर के ऊपर फिर वो असिस्टेंट इंजीनियर, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और एनसी लेवल तक है, लेकिन जो काम करेगा साइट में वो जूनियर इंजीनियर करेगा। और सबसे पहला बेसिक काम होता है सर्वे, साथ ही साथ एस्टिमेशन का। आपको यूनिट पता होनी चाहिए, आपको एस्टिमेशन आना चाहिए, आपको एटलीस्ट प्लानिंग आनी चाहिए। तो जूनियर इंजीनियर का जो काम होगा फील्ड में, है ना, वहाँ पे उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी, जितना वो पढ़ के आ गए उतना उनके लिए सफिशिएंट है काम करने के लिए। जब वो एज अ जूनियर इंजीनियर साइट पे आएंगे तो उनको ग्रास रूट वाले जो काम है वो करने पड़ेंगे, जिसमें सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड ही आपको नहीं पता है ना, आप मान लेते हैं छोटी सी बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है उसमें कम से कम आपको कितने रॉड लगाने हैं, 4 लगाने हैं, है ना, सर्कुलर है उसमें आपको 6 लगाने हैं। बेसिक सा कोडल प्रोविजन ही अगर उसको नहीं पता तो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि जो जेई का काम है साइट पे उसको वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। अगला क्वेश्चन सर संकल्प सर आपसे है, जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि ये जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है उसके लिए कौन सी बुक पढ़ा जाए, या फिर अभी जितने भी समय है उनके पास वो कौन से बुक को प्रिफर कर लें, या फिर कौन से प्रीवियस ईयर के ऐसे कौन से एग्जाम के क्वेश्चन लगाएं जिससे उनकी तैयारी अच्छी हो, उनकी तैयारी बूस्टअप हो। तो सर इसके बारे में बताइए कि कौन सा वो बुक प्रिफर करें। तो सर जैसे ये जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, तो पहले तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए, आपके बेस क्लियर होना चाहिए। एक बार आपका बेस बन गया, उसके बाद देखो अब टाइम भी उतना ज्यादा नहीं है, तो आप 10 ठुक बुक बना के आपको पीएचडी नहीं करना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए आप पहले एनालाइज करिए कि पिछले एग्जाम जो हुए हैं व्यापम के, जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस बना लीजिए,
उसके बाद आप एसएससी जेई के क्वेश्चंस दे सकते हो, क्योंकि एसएससी जेई सेंट्रल लेवल के एग्जाम है और उसके जो क्वेश्चंस है उसको आप देख सकते हो। और जैसे पंकज सर ने बताया कि कुछ अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, उनके जेई के क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे एक बुक है युक्त पब्लिकेशन, उसमें भी अलग अलग स्टेट्स के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर उसके बाद एक बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, कई बच्चे सुन के हंस भी रहे होंगे, क्योंकि ये बुक में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जूनियर इंजीनियर के लेवल के हैं। इसके बाद आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कुछ टॉपिक्स है मैं आपको बताऊंगा, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस के आप बना सकते हो। जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बोला, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आप ईएस में बना सकते हो, सीपीएम वाले पार्ट में वहां पे दिया हुआ है। उसके साथ आप कोडल प्रोविजन के लिए आप ईएस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ सर्वे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए। कोई भी चीज आपको छोड़ के नहीं जाना है, और इन सब चीजों को आपको स्मार्टली करना है। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो स्मार्टली, कि पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। बल्क में एकदम आंख मूंद के आप कोई भी बुक पकड़ के ऐसा मत करिए, आप स्मार्ट वर्क से काम करिए। तो सिविल इंजीनियर्स कौन सी बुक पढ़नी है, इसका डाउट पंकज सर और संकल्प सर ने सॉल्व कर दिया है। जैसे कि पंकज सर ने आपको बताया था कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम में आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिल सकता है। नए क्वेश्चन फ्रेमिंग वाले जैसे गेट में आते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे संकल्प सर ने बताया, आपको आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर में जा सकते हैं, कंसेप्ट पढ़ने के बाद वहां से क्वेश्चन बनाइए, और 2-3 बुक का भी उन्होंने नाम लिया है। तो टेक्स्ट बुक आपको नहीं पढ़ना है, आपको पहले थ्योरी और कंसेप्ट मजबूत करके ये प्रीवियस ईयर जो दूसरे स्टेट के और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम हुए उनके और एसएससी जेई आईएएस और गेट के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। तो सर अब अगला क्वेश्चन जो सिविल इंजीनियर्स के मन में है, स्ट्रेटेजी को लेकर, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। तो सर इसमें जैसे हमको फोन आता है सर, तो कैटेगरी है बच्चों में। जैसे कि सर पहली कैटेगरी है सर फ्रेशर्स हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं और ये एग्जाम देना चाहते हैं, इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। कुछ सर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज की पढ़ाई किए थे, उसके बाद 1 साल का गैप हो गया या 2 साल का गैप हो गया या 3 साल का गैप हो गया, वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो बिकॉज वैकेंसी आई है और सर ज्यादा वैकेंसी है तो उनके मन में ये है कि वो पढ़ लें। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट हैं सर जो कभी कोचिंग किए थे, मतलब कंसेप्ट में गो थ्रू हुए थे, पूरे सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा था, कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ा था, लेकिन अब 1 साल का गैप हो गया बिकॉज वैकेंसी नहीं आई, 2 साल का गैप हो गया है। तो सर 3 मेजर कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। तो तीनों कैटेगरी को, बिकॉज तीनों ही कैटेगरी के बच्चे हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं स्ट्रेटेजी को लेकर। तो सर सबसे पहले संकल्प सर मैं जानना चाहूंगा कि जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी आप पास आउट हुए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी इस एग्जाम को लेकर कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सर आपका जैसा क्वेश्चन है तो फ्रेशर्स के बारे में, तो मैं ये बताऊंगा कि फ्रेशर और एक रिपीटर, फ्रेशर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। मैं रिपीटर के बारे में नहीं बोल रहा, रिपीटर में एक्सपीरियंस बहुत होता है, मगर फ्रेशर में कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो उसके पास जैसे ही वो एग्जाम को अभी देख रहा है तो वो रिस्क ले सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस में, और वो अपनी तैयारी जो कॉलेज में पढ़ते आया है और जो भी पढ़ रहा है तो उस पर वो अड़े रहे, बेस क्लियर रखे, कुछ क्वेश्चंस लगाए और एग्जाम देने जाए, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस ही उसको जिताएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए 50% तैयारी होती है और आपका 50% सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो एक बार उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो इस एग्जाम में वो अच्छा बिल्कुल ही करेगा। तो पंकज सर अब आपसे सवाल ये है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई किए थे और या फिर 1 साल का गैप हो गया है, 2 साल और 3 साल का गैप हो गया है, और वो इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस जूनियर इंजीनियर्स के एग्जाम के लिए। सर सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कहीं पे भी भगवान का बनाया हुआ कोई नियम नहीं है कि फ्रेशर का सिलेक्शन होगा या रिपीटर का सिलेक्शन होगा या 22 साल के लड़के का सिलेक्शन होगा या 40 साल के लड़के का सिलेक्शन होगा। पहली बात है, अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो 6 महीने की तैयारी में भी हो जाएगा। कई लोग टाइम पूछते हैं कि सर इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है। अगर आपने सही तैयारी की है, अगर आपने सही से प्रिपरेशन की है, सही डायरेक्शन में गए, तो जेईई का एग्जाम निकालना हार्डली 4 महीने का काम है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भटक गए हैं ना, बीच बीच में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई है, आप नहीं पढ़ पाए, हो सकता है आपको टाइम लग जाए, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, हो सकता है कि आप एकदम एक्सट्रीम पे जाके एग्जाम निकालेंगे, लेकिन एग्जाम निकालना तय है अगर आप हार नहीं मानेंगे। पहली बात ये है। साथ ही साथ मैं कुछ इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें टाइम कितना लगने वाला है ना, कि इसमें 1 साल में हो जाएगा क्या, 2 साल में हो जाएगा क्या। आप देखेंगे यूपीएससी का एग्जाम होता है, उससे बड़ा एग्जाम तो भारत में कोई है नहीं। यूपीएससी के एग्जाम में आप देखेंगे कई लोगों ने 21 साल की उम्र में टॉप किया है, 22 साल की उम्र में टॉप किया है, कई लोगों ने 45 की एज में किया है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई कब आपने जिम्मेदारियों से छुट्टी ली, कब आप एक सूत्री आप सिर्फ तैयारी में जुटे रहे, या कब आप सच में रियली में करना चाहते हैं, कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं, है ना। साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा
कि ये जो गवर्नमेंट का एग्जाम निकालने का जो तरीका है, अगर आप उसके सही तरीके में जा रहे हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आप दूसरे राज्यों के पैटर्न को भी देख रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो व्यापम है या जो पीएससी है वो एग्जाम के पैटर्न में कितना चेंज करते जा रही है। अभी सीजीपीएससी का जो प्री हुआ था, पिछले पैटर्न के हिसाब से जो लोग उस एग्जाम को दिए होंगे वो सब बैठे हुए, है ना कोई कोचिंग वाला बता पा रहा है कि हमारे इस पेज नंबर से आया था, ना किसी बुक में आपको मिल रहा है, ना कोई ये क्लेम कर पा रहा है। कारण क्या कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हुई विभाग ने जो एग्जाम लिया कि इसने कुछ मॉडिफाई किया और यूपीएससी लेवल से थोड़ा नीचे इसने एग्जाम लिया, ठीक है। तो अभी स्ट्रेटजी उनकी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात ये कि जो फ्रेशर्स हैं, ना, फ्रेशर्स को तो सर ने बहुत अच्छा बताया, साथ ही साथ मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो फ्रेशर्स हैं वो टच में जरूर होते हैं, चीजों के टच में होते हैं और उनके हाथ नहीं कांपते जब वो बबलिंग करेंगे वहां पे। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं वहां पे किसी ने पूछा कि मोहर सर्कल है और इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, जहां पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है, या उनको पता है, लेकिन जो फ्रेशर है वो तुरंत टिक करेगा, उसके हाथ नहीं कांपेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो एक टाइम पे सिलेक्शन रेंज में पहुंच गया और उसका सिलेक्शन किन्हीं कारण से नहीं हो पाया। अगली बार जब वो एग्जाम में बैठेगा 1 साल के बाद, अब वो 1 साल का टाइम नहीं हुआ, अब उस 1 साल के अंदर उसके कई सारे ताने पड़े, घर वालों ने उसे 400 बार पूछा होगा कि अब तेरा क्या हो रहा है, क्योंकि घर वालों को तो लगता है इंजीनियर बन गया मतलब जॉब तो एकदम घर पहुंच के आ जाएगी, है ना, पोस्ट ऑफिस से बस लेटर आता ही होगा कि आप आइए और ज्वाइन कीजिए, है ना। बाहर का रास्ता तो कॉलेज निकलते और राइट लेते हैं ना, तब समझ में आती है जिंदगी असल में है क्या। तो ये जो फ्रेशर्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इनको करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो आप अगर मान के चलना कि अगर आप सारी चीज़ों से निवृत्त तो हो गए हैं और अगर सच में वो फ्रेशर हैं तो कुछ सारी चीज़ें जो उनके मन में आती होगी, अगली बार जब वो एग्जाम देते हैं, इसने लोन लेके पढ़ाई करी होगी, है ना, किसी के घर में बहन की शादी होगी, किसी की खुद की शादी होगी, और जो बहुत लोगों का आजकल केस होता है, किस्सा रहता है ना, तो वो भी उनके दिमाग में चलता होगा, तो वो डिप्रेशन बढ़ता जाता है। जल्दी सेलेक्ट होने में फायदा यह है कि डिप्रेशन का लेवल कम होता है और जब आप आंसर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करते हैं। लेकिन जब आपको टाइम जाते जाएगा, आपको कई बार घर से लास्ट वार्निंग मिलेगी होगी कि ये लास्ट वार्निंग है, आप इस बार एग्जाम निकाल लीजिए, नहीं तो अगली बार एक काम करना, किसी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लेना। अगर लड़की है ना, तो उसको तो हर कदम पे वार्निंग मिलते रहती है, जब वो पैदा हुई है और जब तक उसकी डोली उठेगी और जब तक उसकी अर्थी उठेगी, किसी ना किसी का ताना उसको सुनते रहना है, ठीक है। अब वो एग्जाम निकालने के बाद या कॉलेज से पास आउट हो जाती है, कॉलेज से पास आउट हुई कि नहीं उसका फाइनल सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आता, उससे पहले उसकी शादी की बातचीत चालू हो जाती है। उसके दिमाग में वो मेंटल प्रेशर चलता रहता है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग शादी करा देंगे, है ना। तो खैर वो बहुत सारी चीजें हैं, इनसे उबरना जरूरी है सबसे पहली बात स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस स्टेज में उनके साथ ज्यादा होता है। जो रिपीटर्स हैं, जिनका छूट गया है, जिनका गैप हो गया है या जो लिंक से हट गए हैं, सबसे पहला तो उनको मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने पे ना जाए, है ना। अगर अचानक से कोई स्टूडेंट आता है 4 साल के बाद और उसको लगता है कि मैं काम करता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट बुक भी रख लेता हूँ, अब सर्वे पढ़ने जाएंगे ना तो सर्वे आप 2 साल भी पढ़ेंगे तो वो बहुत कम है। अगर आप हाईवे पढ़ने जाएंगे तो उसमें एमटेक भी होता है ट्रांसपोर्टेशन में, 2 साल आप पढ़ेंगे तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। विद्वान बनना अलग चीज है और एग्जाम निकालना अलग चीज है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि 4 टेक्स्ट बुक रख लेते हैं, फिर वो 2-3 बुक उठा लेंगे जिसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी सामने में रख लेंगे, 4-5 वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम चांसेस है उनको सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उनका ही होगा जो पहली बात की जो थ्योरी है वो थोड़ा सा लिमिटेड पढ़े, थ्योरी बहुत ज्यादा ना पढ़े, थ्योरी लिमिटेड पढ़े, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करें। और बहुत सारे बुक तो खैर अपने को करना ही है, 2-4 बुक जो ऑथेंटिक है वो तो अपने को करना ही है। आप एक बुक जैसे ही कवर कर लेते हैं ना, उसमें 60% तो आपको दूसरी बुक में मिल जाएगा, उसका 40% आपको तीसरी बुक में मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन अपने को टेक्निकल एग्जाम में नहीं दिखता है। टेक्निकल एग्जाम को निकालने में सबसे अच्छी बात टेक्निकल एग्जाम के बारे में यही होती है कि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन है वो कहाँ से ही पूछ लेगा, वो सिलेबस से ही पूछेगा। नॉन टेक में अब वो पूछते हैं 1934 में उड़ीसा का प्रधानमंत्री कौन था, है ना, 1924 में जब महात्मा गांधी बेलगाम में कांग्रेस का मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने गुलदस्ता किसके हाथों से लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन से तो टेक्निकल एग्जाम बहुत अच्छा है। क्या ही पूछ लेगा आरसीसी में आपसे, है ना, कॉलम है, फुटिंग है, आपके स्टेयर केस हो गए, है ना, जो आपके कोडल प्रोविजन है, प्रॉपर्टीज है, उसके अलावा वो क्या ही पूछ लेगा आपसे। तो टेक्निकल एग्जाम निकालना सबसे आसान है अगर उनको टेक्निकल में इंटरेस्ट है ना। फ्रेशर्स जो लोग भटक के अभी आ रहे हैं या जो लोग जिनका गैप हो गया वो जो आ रहे हैं, वो सिर्फ जॉब मिल रही है या लाइफ सिक्योर हो जाएगी ये सोच के ना है ना, जिनको सुनते ही बोर लगता है टेक्निकल, है ना, उनको लाइफ टाइम ये चीजें सुननी है। जब वो जॉब में आ जाएंगे उनको लाइफ टाइम इन वर्डिंग से तो जूझना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पे डिजाइन का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो सकता है, कुछ नई चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी वहां पे, लेकिन उनको ये लाइफ टाइम सुनना पड़ेगा। तो मेरा ऐसे लोगों से पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको टेक्निकल सिर्फ इसीलिए करना है कि इसमें जॉब है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मत आइए। चांसेस बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। कई एक तो फ्रेशर्स के बारे में आपने बात की, फिर कुछ लोग जो गैप के बाद आए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एकदम ही ज्यादा टच छूटा हुआ है,
तो उनको मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप थोड़ी थ्योरी पढ़ें, है ना। आप लोगों के शायद इंस्टीट्यूट की इंजीनियर जंक्शन का भी शॉर्ट नोट्स वगैरह आता है, सिर्फ वो थ्योरी वो पढ़ लें, है ना, क्योंकि शायद 3-4 सालों का वो है ना जो क्रीम है थ्योरी है, और जो उनका बोल सकते हैं जो सोल है सब्जेक्ट की, जो जान होती है, वो शायद आप लोगों ने नोट्स में डाला है, ऐसा वो स्टूडेंट ने बताया था। सिर्फ वो थ्योरी पढ़ें, 2 दिन थ्योरी पढ़ें, एक सब्जेक्ट की थ्योरी 2 दिन पढ़ें, और उसके बाद 4 दिन उसके क्वेश्चन करें। क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे सिलेक्शन होने का चांस उतना अच्छा होगा। बाद में आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला, या आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा 1 नंबर से छूट गया था या 2 नंबर से छूट गया था। या तो 2 ही चीजें होती है, या तो आप सेलेक्ट होंगे या आप रिजेक्ट होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आप 0 पे आउट होते हैं या आप 99 पे आउट होते हैं, तो बात वहीं पे रहेगी कि आपने सेंचुरी नहीं बनाई है। आप अपने आप को ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरा सिर्फ 1 नंबर से छूट गया। तो सिविल इंजीनियर्स जैसे कि आप लोगों ने सर से सुना, संकल्प सर से भी सुना और पंकज जैन से, कि अगर आप फ्रेशर्स हैं या फिर आपकी तैयारी छूट चुकी थी, आप कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो थ्योरी कम, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं लेना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, आपको क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आता है, पैटर्न क्या है, सारी चीज की इंफॉर्मेशन संकल्प सर और पंकज जैन सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो जो भी फ्रेशर्स हैं और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और इस एग्जाम के लिए आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मैं जरूर बता दूं कि इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो अगर आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में किसी कारणवश नहीं होता है तो घबराइएगा मत, आपकी जो तैयारी है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, आप बस तैयारी करते रहे। तो सिविल इंजीनियर्स जंक्शन भी इस एग्जाम की तैयारी आपके लिए करा रहा है, जो कि क्रैश कोर्स बैच अभी कंटिन्यू चल रहा है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल पे चल रहा है। तो सिविल इंजीनियर्स जूनियर इंजीनियर के इस एग्जाम के लिए इंजीनियर जंक्शन में भी क्रैश कोर्स बैच चल रही है, और हमारा फाउंडेशन बैच 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल में होगा। इस फाउंडेशन बैच के लिए 5 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, 5 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, जो कि फ्री है। हमारा ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा हमारे इंस्टीट्यूट में होगा, जो कि स्मृति नगर में है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया गया है वहां पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब बारी है सरप्राइज की। सिविल इंजीनियर्स आपके लिए इंजीनियर जंक्शन लेके आ रहा है एप्लीकेशन। आप घर में बैठ के भी अब तैयारी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो अब आपकी तैयारी में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप अब घर बैठ के भी इंजीनियर जंक्शन के एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ सकते हैं। पंकज जैन सर से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो समय समय पर जब उनके पास समय हो तो मार्गदर्शन के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए आए हमारे इंस्टीट्यूट। तो होप सो सिविल इंजीनियर्स आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे क्वेश्चन, कंफ्यूजन हम लोग इस वीडियो से दूर कर पाए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो संकल्प सर और पंकज जैन सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंजीनियर जंक्शन के इंस्टीट्यूट में आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।